हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो के अंदर हमने जो पहला लेसन स्टार्ट किया था आपका 10th क्लास का, उसमें केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट क्या होंगे, प्रोडक्ट क्या होंगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन किसने कहवाएंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसने कहवाएंगे, ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और इसके साथ साथ हम जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन थे उसमें दो टाइप हम कर चुके थे। एक तो थी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक थी आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या था, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर किसी सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे थे। डीकम्पोजिशन में क्या था, अकेला कोई सिंगल रिएक्टेंट था, वो डीकम्पोज होकर डिसोशिएट होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिसोशिएट हो रहा था, यूँ कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट वहाँ पे बन रहे थे। उसके अंदर हमने तीन टाइप पढ़े थे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तीन तरीके से हो सकती है। हीट के द्वारा भी आप डीकम्पोज कर सकते हो किसी भी रिएक्टेंट को, हीट के द्वारा भी, लाइट के द्वारा भी, और एक था आपका बाय इलेक्ट्रिसिटी। आज हमारी जो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो भाई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक होगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होगी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसने कहेंगे। देखो, डिस्प्लेस का मतलब होता है कि एक चीज़ को हटा के कोई उसकी जगह दूसरी जगह ले, कोई दूसरा बंदा उस, मतलब दो बंदे खड़े हैं क्लास में, एक को हटा दिया, वहाँ से दूसरा उसकी जगह ले ले। डिस्प्लेस का मतलब ही यही है कि एक को हटा के खुद वहाँ कोई दूसरा बंदा वहाँ पे पहुँच जाए। यहाँ भी क्या होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कि आपके पास कोई एक साल्ट सॉल्यूशन होगा, किसी भी मेटल का कोई साल्ट सॉल्यूशन होगा, उसके अंदर आप दूसरी मेटल डालोगे। अगर वो मेटल पहले जिस मेटल का साल्ट सॉल्यूशन आपने ले रखा है, अगर वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसको हटा देगी, अगर कम रिएक्टिव है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल लूँ कि कोई कमज़ोर व्यक्ति है, मेरे के जो कर पतला सा है, वो अगर किसी पहलवान के साथ टकरा होगा, सीट पे बैठे मान लीजिए कहीं बस में, क्लास में, कहीं पे भी बैठे हैं, अब वो पहलवान आके कहोगा भाई खड़ा हो यहाँ से मेरी जगह। अब अगर वो मेरे से ज़्यादा तगड़ा तो है तो मैंने उठा के फेंक देगा, खुद बैठ जाऊँगा मेरी जगह। और अगर कमज़ोर है तो मैं उसको फेंक दूंगा, भाई मैं उसको बैठने ही नहीं दूंगा अपने पास, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। वही काम होगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कि यहाँ आपको एक मेटल का साल्ट सॉल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसके अंदर मेटल होगी और उसी का साल्ट सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, और उसके अंदर आप दूसरी मेटल डालोगे। जिस मेटल को आपने डाला है उस सॉल्यूशन के अंदर, अगर वो मेटल पहले वाली से ज़्यादा रिएक्टिव तो है, ज़्यादा पावरफुल तो है, तो उसको हटा के उसकी जगह खुद लग जाएगी। और अगर ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिएक्शन को आपकी नहीं होगी। तो यानी एक वो रिएक्शन जिसके अंदर ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगी वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी, उसके साल्ट सॉल्यूशन से उसको हटा देगी, उस रिएक्शन का नाम होगा भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ देखो एग्जाम्पल देखियो, आपको दे दिया जिंक और कॉपर सल्फेट का, यानी कॉपर सल्फेट का तो आपने ले रखा है सॉल्यूशन, और उसके अंदर क्या डाल दिया तुमने, जिंक डाल दिया। अब जिंक डालने से क्या होगा, अगर जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, अगर जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इस सल्फेट में से कॉपर को तो ये हटा देगा और इसकी जगह खुद लग जाएगा, ये लग गया और कॉपर अपना अलग चला गया, होगी कहानी, होगी रिएक्शन। और अगर यहाँ ये जिंक ये कॉपर से कम रिएक्टिव होता तो रिएक्शन होती नहीं, आपकी पड़ा रहता साइड में, रिएक्शन आपकी कंप्लीट नहीं होती। मैग्नीशियम के ले लें, अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अंदर अगर आप मैग्नीशियम डालोगे तो उससे क्या होगा, अगर मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा भाई, हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और इसकी जगह कौन खुद लग जाएगा। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा, वहाँ से उसके साल्ट सॉल्यूशन से रिमूव कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपने कुकर बेरा लगेगा कि कोई रिएक्शन है वो ज़्यादा, कोई भी एलिमेंट लगा लें, कोई भी मेटल लगा लें, वो ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है, तो उसके लिए एक छोटी सी टेबल है, पूरे की पूरी तो नहीं है लेकिन जितना भी है आपका काम चल जाएगा, 10th स्टैंडर्ड तक काम चल जाएगा कि ये अगर आपने सीरीज याद कर ली तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एटलीस्ट आप कर दोगे, यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लिस्ट क्या देखो, एक ट्रिक बना रखी है, केदारनाथ के माली, के से बनेगा आपका पोटासियम, Na से बनेगा आपका सोडियम, Ca से कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये आपका हाइड्रोजन है।
यहाँ हाइड्रोजन 2 बार लिया गया है, एक ही बार इंक्लूड करना है। 2 बार लेने का मतलब केवल आपको इस सीरीज को पूरा करना था, और ये नहीं है कि 2 बार लोगे आप। Cu से बनेगा कॉपर, Hg आपका मरकरी है, Ag आपका सिल्वर है, Au आपका गोल्ड है, Pt आपका प्लेटिनम है। कैसे याद रखेंगे कि केदारनाथ के माली आलू जरा फीका पकाते हैं। भाई केदारनाथ में जो माड़ी छोड़ रखे हैं, वैसे तो यूँ मत सोचो कि किचन में माड़ी का क्या काम, आलू पकाने का एक ट्रिक बना रखी है बस। केदारनाथ के माली आलू जरा फीका पकाते हैं। हाई कोर्ट है आम आदमी पार्टी। ये जो आम आदमी पार्टी है, अब तो थोड़ा सा फिर भी ठीक हो गए। पहले स्टार्टिंग में जब केजरीवाल आए थे तो मतलब कोई भी अगर सरकार ने डिसीजन लिया तो काम था जाके धरना देना है कि ये काम गलत होने लग रहा है, गलत होने लगा। तो खुद में वो क्या थे, हाई कोर्ट बने बैठे थे। तो एक छोटी सी ट्रिक बना दी है कि केदारनाथ के माली आलू जरा फीका पकाते हैं, और हाई कोर्ट है आम आदमी पार्टी। अब यहाँ अगर ये सीरीज याद होगी ना तो आप एकदम से बता दोगे। यहाँ देखो H हाइड्रोजन आपका नीचे है, मैग्नीशियम आपका ऊपर है। ऊपर से नीचे जाओगे, ध्यान रखना ये चीज़, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। यानी कहने का मतलब जो आपका प्लेटिनम है ये लीस्ट रिएक्टिव है, ये सबसे कम क्रियाशील है, लीस्ट रिएक्टिव। और सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, पोटाशियम, मोर रिएक्टिव। तो ध्यान रखना जैसे जैसे सीरीज में ऊपर से नीचे जाते जाओगे, यूँ मत सोचिए ये बराबर में लिख दी, ये आपके नीचे आएंगे। तो ऊपर से नीचे जाते टाइम इनकी जो रिएक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो पोटाशियम आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो आपका प्लेटिनम होगा ये आपका सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। अब यहाँ अगर हम बात करें कॉपर और जिंक की, कॉपर कहाँ है, नीचे है, जिंक कहाँ है, यहाँ। यानी जिंक तो इससे ऊपर रह गया, ऊपर रह गया, इसका मतलब क्या हो गया, ज़्यादा रिएक्टिव है। इस सीरीज को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ध्यान रखना इसका एक नाम दे रखे है, इस सीरीज का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। जिसको बोलते हैं क्रियाशीलता या अभिक्रियाशीलता श्रेणी। ठीक है, तो अगर ये सीरीज आपको याद होगी तो ये रिएक्शन हो जाएगी। डेफिनेशन क्या रहेगी, वो रिएक्शन जिसमें ज़्यादा क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को हटा देगी उसके सॉल्यूशन से, बस बात खत्म। सीरीज याद रखना, सीधी रिएक्शन कंप्लीट। अब हो सकता है आपको इसकी बजाय जिंक यहाँ दे दे, कॉपर यहाँ दे दे। अगर यहाँ कॉपर आ गया, यहाँ जिंक आ गया तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ कॉपर है वो कम क्रियाशील है, यहाँ जिंक है वो ज़्यादा क्रियाशील है। इसलिए कॉपर है वो जिंक को नहीं हटा सकते, जिंक है वो कॉपर को हटा देगा, इसलिए ध्यान रखना। उसके बाद अगली रिएक्शन है भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, या इसको हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो इसको बोलते हैं द्वि विस्थापन। इसका नाम होता है विस्थापन अभिक्रिया। इसका अगर मैं नाम लिखूँ तो ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, और ये है द्वि विस्थापन। विस्थापन में और द्वि विस्थापन में फ़र्क है। यहाँ तो एक ही बार विस्थापन होगा एक ही चीज़ का, कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगी। किसकी भाई, जो रिएक्टेंट के अंदर जो आयंस हैं, रिएक्टेंट के अंदर जो आयंस हैं वो अपना अदला बदली कर लेंगे। कैसे, यहाँ देखो अगर हम बात करें Na2SO4, यहाँ आपका BaCl2, यहाँ Ba पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। क्या होगा, आयंस हैं एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव यहाँ इस नेगेटिव के साथ था तो यहाँ ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला जाएगा, तो Na बन जाएगा तुम्हारा Cl। ये इसको बैलेंस कर लेना, Na2NaCl बन जाएगा। अब यहाँ ये जो Ba पॉजिटिव है किसके साथ था, Cl माइनस के साथ। इस Cl माइनस को छोड़ के अब ये कौन से के साथ चला जाएगा, SO4 माइनस के साथ, तो ये बन जाएगा तुम्हारा BaSO4। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, आयंस का आदान प्रदान होता है केवल और केवल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। जो आपके अभिकारक हैं वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, उस अभिक्रिया को बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। बस कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखना इस पर प्लस माइनस, यहाँ ये जिस माइनस के साथ है इसको छोड़ के दूसरे माइनस के साथ चला जाएगा। Ba यहाँ Cl के साथ था, इसको छोड़ के किसके साथ आ गया, SO4 के साथ, तो ये बन गया BaSO4। Na यहाँ SO4 के साथ किसके आ जाएगा, अब की बार किसके साथ आ जाएगा, Cl के साथ। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ ये जो रिएक्शन हो, इस रिएक्शन में ये जो आपका BaSO4 बना है ये इनसोल्यूबल होता है। NaCl तो आपका सोल्यूबल है, घुल जाएगा। BaSO4 है ये आपका इनसोल्यूबल होगा। इनसोल्यूबल होने का मतलब जब ये इसको आप सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो इसके अंदर आपको छोटे छोटे सफ़ेद कलर के टुकड़े दिखाई देंगे। जैसे चीनी के क्रिस्टल नहीं होते, वैसे ही छोटे छोटे क्रिस्टल दिखाई देंगे जिनको हम बोलते हैं वाइट प्रेसिपिटेट।
और ये इनसोल्यूबल होते हैं। कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसने कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसने कहेंगे। तो ये जो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है, इसी का नाम है भाई प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर ये जो आपके पास आयन का आदान प्रदान हुआ, आयन के आदान प्रदान के बाद यहाँ आपके पास जो एक वाइट कलर का क्रिस्टल बना है, छोटे छोटे टुकड़े बने हैं जिसके, जो कि इनसोल्यूबल घुलेगा नहीं है, यही वाइट प्रेसिपिटेट बनने के कारण इस रिएक्शन का नाम रख दिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, या हिंदी में इस प्रेसिपिटेट को बोलते हैं अवक्षेप, जो गुड़ता ना हो, गुड़ेगा नहीं, अवक्षेप होंगे छोटे छोटे टुकड़े, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम रख दिया अवक्षेपण अभिक्रिया। तो होप दोनों की दोनों रिएक्शन याद होंगी। डिस्प्लेसमेंट एक ही बार डिस्प्लेसमेंट होगा, ज़्यादा क्रियाशील होगी, कम क्रियाशील को हटा देगी, बात खत्म। उसके लिए सीरीज आपकी ये है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जो रिएक्टेंट के अंदर जो आयंस हैं प्लस माइनस हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाओगे, वो रिएक्शन बन जाओगी तुम्हारी डबल डिस्प्लेसमेंट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्यों बोल दिया, क्योंकि यहाँ इस अभिक्रिया के बाद, इस रिएक्शन के बाद जो सफ़ेद कलर के वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे ये इनसोल्यूबल होते हैं, घुलेंगे नहीं, और इन्हीं के कारण इसका नाम रख दिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद अगली रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, हीट का मतलब, थर्मिक का मतलब होता है हीट, हीट का बाहर निकलना। आपने कोई एक ऐसी रिएक्शन की जिसमें हीट है, वो एनर्जी कह दें या हीट कह दें, वो किसी न किसी रूप में, चाहे वो एनर्जी की फॉर्म में आए चाहे हीट की फॉर्म में, एनर्जी में हीट भी क्या आपकी एक एनर्जी की फॉर्म है। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जब रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसके साथ साथ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाएगा लेकिन उसके साथ साथ हीट भी मिलेगी, हीट भी मिलेगी, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मैं अगर बात करूं पानी के अंदर, अगर आप कली गिरा, कली जब गरम है रंग रोगन करा, उस टाइम पे जब पानी के अंदर वो हम वो डालते हैं ना चूना, कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है आपका, वो डालते हैं चूना, तो जिस भी बर्तन में डालेंगे वो बर्तन गर्म हो जाओ है। गर्म होने का मतलब क्यों हो गया वो गर्म, कि पानी के अंदर जब उस कली को आपने डाला, उस चूने को जब आपने डाला, तो वो क्या हो गया भाई, उसमें हीट निकले, हीट निकलने के कारण क्या हो गया, वो गर्म हो गया। तो एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा, अभिकारक से जब नया पदार्थ बनेगा, उत्पाद बनेगा, रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ नई चीज़ निकल के क्या आएगी, हीट भी पैदा होगी उसके साथ, और हीट पैदा होने के कारण इस रिएक्शन का नाम रख दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक का मतलब हीट, एक्सो का मतलब बाहर निकलना, हीट का बाहर निकलना। तो जब कोई रिएक्शन होगी तो उसमें से जब हीट बाहर निकल रही है तो उस रिएक्शन का नाम हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल दे रखा है, अगर आपके पास कोई भी कार्बनिक कंपाउंड आप जला रहे हो, जैसे मीथेन है, मीथेन को जब आप जलाओगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर मिलेगा, और उसके साथ साथ मिलेगी आपको हीट। जो एलपीजी वगैरह जला रहे होते हैं, अब इससे भी क्या मिलेगा, जब एलपीजी सिलेंडर के अंदर जो एलपीजी है उसको जलाएंगे तो क्या मिलेगी, हीट ही मिलेगी हमें। तो जब भी आप किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को जलाओगे, हाइड्रोकार्बन को जलाओगे, तो आपको CO2 मिल जाएगी। कहने का मतलब है हीट तो मिलेगी ही मिलेगी। तो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लग रहा है, उसके साथ साथ अगर आपको हीट भी मिल रही है, हीट भी पैदा होने लग रही है वहाँ पे, तो उस रिएक्शन का नाम हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन रिएक्शन के बाद अगली रिएक्शन होगी वो होगी तुम्हारी एंडोथर्मिक। लेकिन उससे पहले एक NCERT का क्वेश्चन बता देता हूँ मैं, कि कई बार पूछ ले हुए हैं कि जो रेस्पिरेशन है, जिसको हम बोलते हैं श्वसन, श्वसन कह दें या रेस्पिरेशन कह दें, रेस्पिरेशन को या श्वसन को ऊष्माक्षेपी कह दें या एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाओ भाई। यानी रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जब आपने भोजन कर लिया, अब भोजन करने के बाद जब आप सांस लेने लग रहे हो, एक तो होता है सांस लेना और एक होता है श्वसन। सांस लेने का मतलब आपने ऑक्सीजन अंदर ली और CO2 बाहर छोड़ दी, बस ये जो प्रोसेस है, सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये प्रोसेस तो कहलाएगा सांस लेना यानी कि ब्रीथिंग। श्वसन का मतलब क्या है कि जब आपने सांस लिया तो वो ऑक्सीजन अंदर गई, वो ऑक्सीजन आपकी हर एक सेल तक पहुंचेगी और सेल अपनी ज़रूरत के हिसाब से भोजन का ब्रेक डाउन करने के लिए उस ऑक्सीजन का यूज़ कर लेगी और बदले में CO2 क्या कर देगी, रिलीज। तो ये ऑक्सीजन का अंदर जाना, कोशिकाओं तक पहुंचना, कोशिकाओं का अपनी आवश्यकता अनुसार भोजन को तोड़ने में उस ऑक्सीजन का यूज़ करना और बदले में जो CO2 बनी उसको फिर से बाहर निकाल देना, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है तुम्हारा रेस्पिरेशन। तो अब बोलते हैं कि
जो आपका रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाओ कि जो श्वसन होगा उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, नहीं वहाँ पे ऊष्मा कहाँ निकल रही है, कैसे, इसलिए क्यों बोलते हैं उस रिएक्शन को ऊष्माक्षेपी। कारण क्या है कि जब हमने सांस लिया है, ऑक्सीजन शरीर के अंदर गई, भोजन तो कर लिया, जब वो ऑक्सीजन अंदर गई तो ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद वो ऑक्सीजन काम क्या करेगी भाई, भोजन का ब्रेक डाउन करेगी। जो भोजन है आपका, जो कार्बोहाइड्रेट उसका ब्रेक डाउन करेगी, और जब भोजन का ब्रेक डाउन होगा, भोजन जब पचेगा तभी तो आपके अंदर एनर्जी आएगी। जब भोजन नहीं करोगे तो क्या एनर्जी रहेगी शरीर के अंदर, नहीं रहेगी भाई। भोजन इसीलिए तो करते हैं कि शरीर को ऊर्जा मिलती रहे। अब भोजन किया, उसके बाद ऑक्सीजन गई शरीर के अंदर, सांस लिया हमने, ऑक्सीजन गई, उस ऑक्सीजन का काम क्या था, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ताकि हमारे शरीर को क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। तो इसलिए रेस्पिरेशन के द्वारा क्या होगा, जब भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा हमें ऊर्जा मिलती है, रेस्पिरेशन के बाद हमें हमेशा ऊर्जा मिलती है, इसलिए इस रेस्पिरेशन को दिया जाता है नाम एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया। ध्यान रखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, लगभग पूछ लेते हैं क्वेश्चन। इसके बाद आपकी रिएक्शन आएगी भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद अगली रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक के अंदर क्या था, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था तो हमें उसके साथ साथ हीट भी पैदा हो रही थी, हीट भी मिल रही थी, तो अब तो हमने नाम रख दिया एक्सोथर्मिक कि हीट निकल रही है। एंडो का मतलब होता है देना, प्रदान करना, और थर्मिक का मतलब हीट। जब आप किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलोगे तो उसके साथ आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी, या मिलेगी नहीं। यहाँ आपको जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलोगे तो उसके लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। ऐसी रिएक्शन को हम नाम दे देंगे भाई एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी। सॉरी भाई, इसका नाम ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अक्षेपी नहीं होगा, ऊष्माशोषी, क्योंकि ऊष्मा का शोषण करेगी, ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी इसको। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को, अभिकारक को उत्पाद में या प्रोडक्ट में बदलने के लिए हमें बाहर से हीट देनी पड़ेगी, उस रिएक्शन का नाम क्या होगा भाई, ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें, देखो इस रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें, बेरियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड है। देखो दो तरीके की रिएक्शन बनती है यहाँ पे। यहाँ अगर आपने इस ट्रायंगल का निशान लगा दिया, इस ट्रायंगल का मतलब यहाँ पे आपने इसको हीट दिए तब जाके ये रिएक्शन हुई है। तो एक रिएक्शन अगर आपने इसको हीट देनी पड़ी है तो कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ आयंस का एक्सचेंज भी होने लग रहे हैं। यहाँ अमोनिया जो आपका NH4Cl के साथ है, यहाँ NH4 किसके साथ आ जाएगा, यानी कि ये प्लस माइनस, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ, ये वाला प्लस इस माइनस के साथ। तो हमें ये रिएक्शन करवाने के लिए भी हीट देनी पड़ी है। तो हीट अगर देनी पड़ जाए तो ऐसी रिएक्शन को हम नाम दे देंगे ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगली रिएक्शन आपकी भाई, जैसे कि ये था कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट जो हमने डिसोसिएशन या यूँ कहें डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी। डीकम्पोजिशन में क्या था कि अकेला रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, दो या दो से ज़्यादा में। कब, जब आप उसको हीट देने पड़ जाए, या उसको हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दें उसमें से, या फिर उसको लाइट की फॉर्म, लाइट के अंदर प्रेजेंस में रख दें। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे, यानी कि हमने इसको हीट दी, हीटअप किया, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बने। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट देनी पड़े रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उस रिएक्शन का नाम रख देंगे एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगली रिएक्शन होगी भाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हिंदी में बात करूँ तो उपचयन अभिक्रिया, उपचयन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ जाओगी या फिर वहाँ से हाइड्रोजन है वो निकल जाओगी। दो काम में से एक काम होगा, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाओगी या हाइड्रोजन है वो निकल जाएगी। दोनों में से अगर एक काम भी होने लग रहा है कि या तो ऑक्सीजन का गेन होने लग रहा है, ऑक्सीजन बढ़ने लग रही है, या फिर हाइड्रोजन है वो कम होने लग रही है, दोनों में से अगर एक भी काम हो गया तो उस रिएक्शन का नाम हो जाएगा आपका उपचयन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ देखो कॉपर है ना वो अकेला है, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, क्या बन गया भाई, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ कॉपर अकेला था, यहाँ इसके साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन। यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ कौन आ गया, ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ कॉपर के अंदर क्या हुआ है, ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट हुआ है, ऑक्सीजन की गेनिंग हुई है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए या हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाए, दोनों में से एक काम भी हो गया तो आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वही काम यहाँ H2 + O2, यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है
लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के साथ कौन पड़ा है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, इसका मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट हो रहा है, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगली आपकी रिडक्शन रिएक्शन है, और इसके अगर मैं हिंदी में नाम लिखूं तो इसको बोलते हैं अपचयन। ये उपचयन है, ये अपचयन है। रिडक्शन का मतलब बिल्कुल ऑक्सीडेशन का उल्टा। ऑक्सीडेशन में क्या था, या तो ऑक्सीजन बढ़ जाए या हाइड्रोजन कम हो जाए, तो ऑक्सीडेशन। यहाँ बिल्कुल उसका रिवर्स होगा, या तो ऑक्सीजन कम हो जाए या हाइड्रोजन बढ़ जाए। ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की बढ़ोतरी, दोनों में से अगर एक काम भी हो गया तो वो रिएक्शन कहलाएगी तुम्हारी रिडक्शन रिएक्शन या अपचयन अभिक्रिया। एक एग्जांपल देख लो, यही देख लेना इसी में। यहाँ मान लीजिए H2O था और इसमें से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दी। अब यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन के क्या हो गया, हानि होगी ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या हो गया आपका रिडक्शन। दूसरे अगर हाइड्रोजन की फॉर्म में देखें तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ कौन है, हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें बनती हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है नहीं, ऑक्सीजन का लॉस ऑफ ऑक्सीजन होने लग रहा है, सॉरी लॉस ऑफ हाइड्रोजन होने लग रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन। तो अगर हम ऑक्सीजन की फॉर्म में देखें तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब क्या हो गया रिडक्शन। लेकिन हम इसका एग्जांपल ऑक्सीडेशन की फॉर्म में भी दे सकते हैं भाई, ऑक्सीडेशन के रूप में भी, कि यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आपका नहीं है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, यहाँ ऑक्सीडेशन भी होने लग रहा है, यहाँ रिडक्शन भी होने लग रहा है। इस एग्जांपल में देख लो, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ से क्या होने लग रहा है भाई, यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन थी ऑक्सीजन नहीं है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन का लॉस होने लग रहा है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। ये तो हो गया रिडक्शन। यहाँ पे तो यहाँ अगर बात करें वो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गई, इसका मतलब ऑक्सीजन का इंक्रीमेंट हुआ है, ये कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन। तो ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का बढ़ना, हाइड्रोजन का कम हो जाना, रिडक्शन हाइड्रोजन का बढ़ जाना, ऑक्सीजन का कम हो जाना। और अगर आपके पास एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होने लग रहा है और रिडक्शन भी दोनों इकट्ठे होने लग रहे हैं, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, दोनों होने लग रहे हैं, उस रिएक्शन का नाम हो जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ध्यान रखना ये नाम रिडॉक्स रिएक्शन। हिंदी में बोलो तो रिडॉक्स अभिक्रिया किसने कहा, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी होता हो और अपचयन भी होता हो, यानी ऑक्सीडेशन भी होने लग रहा है और रिडक्शन भी एक ही रिएक्शन में। जब ऑक्सीडेशन भी हो जाए रिडक्शन भी हो जाए, उस रिएक्शन का नाम क्या होगा भाई, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये तो थी इस चैप्टर में होने वाली कुछ रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद इसके अंदर 2 या 3 छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं। एक टॉपिक तो रहता है इस यूनिट के अंदर कि जो इक्वेशन, कोई भी आपको केमिकल इक्वेशन दी मिलेगी और उसको बैलेंस करके दिखाना, बैलेंस कैसे करेंगे। और एक है 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक रेंसिडिटी का है और एक कोरोजन का है। कोशिश करेंगे अगली एक वीडियो के अंदर ये यूनिट आपका, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा, ना आया हो तो बता देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।